मुझे उन 1000 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है। अच्छा। वो एक मूव जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है वो तुमको जिताएगी। अरे मेरे को स्टडी मटेरियल नहीं जिताएगा, मेरे को मैं खुद जिता सकता हूँ। सेल्फ बिलीफ कैन ब्रेक द बिगेस्ट ऑफ द माउंटेन्स। प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है, कंफ्यूजन को रखना ही नहीं है। कंफ्यूजन जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो तब तक आई थिंक हम तैयारी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अंधेरी गहरी रातों से अकेले लड़ा हूँ मैं, संघर्षों के विशाल पहाड़ पे आज खड़ा हूँ मैं। ए जिंदगी तेरे इम्तिहानों से हरदम बड़ा हूँ मैं। मेरा नाम मेजर अभिनंदन सिंह, मैं इंडियन आर्मी का एक वेटरन। मैंने लगभग एक दशक भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 749वां रैंक हासिल किया है। एक ट्रेनिंग इवेंट में जब मुझे एक इंजरी हुआ तो मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आराम से 20 साल पेंशनेबल सर्विस करके घर जाऊं, और दूसरा जो मुश्किल ऑप्शन था कि सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर एक ऐसा रास्ता पकड़ूं जिसमें रिजल्ट्स मिल पाना उतना ही मुश्किल था जितना इनिशियली मेरा फौज में आना मुश्किल था। एक यूपीएससी परीक्षा के लिए क्या थॉट प्रोसेस चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके विभिन्न छोटे छोटे पहलुओं पर तो मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अखनूर, एक छोटा सा शहर है जो कि चिनाब के किनारे है, तो मैं अखनूर का रहने वाला हूँ। तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो अखनूर के ही एक कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो मैंने टेक्निकल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में मैंने बैचलर्स करी है। और उसी के दौरान जो प्री फाइनल ईयर था तो उसमें उस वक्त एक एंट्री हुआ करती थी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के नाम से। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 2014 में मैंने ज्वाइन करा और 1 साल का ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद 2015 में मैंने कमीशन प्राप्त किया भारतीय सेना में, कोर ऑफ सिग्नल्स जो कि एक टेक्निकल कोर है, मैं उसमें कमीशन हुआ था। एक ट्रेनिंग इवेंट के दौरान मुझे इंजरी हुआ क्योंकि मेरा बचपन से ही खेल कूद में काफ़ी वो रहा है, इंक्लिनेशन रहा है। तो उसी एक ट्रेनिंग इवेंट के दौरान, बास्केटबॉल के गेम के दौरान मुझे इंजरी हुआ। पहले भी थोड़ा खेल कूद में इंजरी होता रहा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंजरी कुछ बढ़ता गया, हालत ख़राब होती गई। स्पाइन में डिस्क का इशू हो गया, उसके बाद एंकल में लिगामेंट टियर हुआ। तो लगातार बढ़ता बढ़ता ऐसा हुआ कि मैं भागने दौड़ने में थोड़ा दिक्कत होने लगा, चलने फिरने में दिक्कत होने लगा, यहाँ तक कि बैठने में भी प्रॉपर बिना सपोर्ट थोड़ा दिक्कत होने लगा। तो वो समय था कि जब थोड़ा निराशा थी, समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ किस तरफ जा रही है। मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं अपनी फिजिकल लिमिटेशंस के कारण भारतीय सेना में अपनी सेवा उस अच्छे तरीके से नहीं दे पाऊंगा। तो वो एक रीज़न बना कि मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इसलिए 2019 में मैंने तैयारी शुरू करा। तो शुरुआत में क्या दिक्कतें आई आपको और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े यूपीएससी की तरफ? 2019 में जब मैं अमृतसर का टेनर मेरा फैग एंड में था, जब ख़त्म होने वाला था 2019 का मेरा अमृतसर का टेनर, तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि अब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शनल, क्योंकि भैया जी ने भी, मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी तैयारी करी है, तो बेसिक आइडिया था कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो वो गाइडेंस घर पे ही अवेलेबल थी, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा ये था कि आज जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टॉपर्स के आपको टॉक्स मिल जाते हैं, तो आपको बेसिक वो रह जाता है। प्लस फौज में इतना टाइम गुजारने के बाद आपका अप्रोच लाइफ के प्रति ऐसा होता है कि कुछ आपको चैलेंज नहीं दिखता है, जो अपॉर्चुनिटी दिखती है। बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ थी कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, डिस्पाइट जो फिजिकल लिमिटेशंस हैं, अपना फौज का काम भी करना है पूरा, उस पर भी तवज्जो देनी है। वहाँ से भी कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए कि ये ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी थी कि फौज का काम भी इफेक्टेड ना हो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो बोलते हैं कि बूंद बूंद करके सागर बनाना था, तो धीरे धीरे तैयारी की ओर बढ़ते चले गए। कोई कोचिंग वगैरह लिया था सर इसके लिए आपने, सिविल सर्विसेज के लिए? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा टाइम तो मैं जो तैयारी करी मैंने 2022 के मेंस तक मैं आर्मी में ही था। तो
एज सच टाइम का लिमिटेशंस था, और वैसे ही मेरा जनरल जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि कोचिंग जाने से आपका जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं आप और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, जो मेंस अपने आप में काफ़ी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है कि एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। वो 3 घंटे के जो एग्ज़ाम हॉल की कंडीशंस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही आपको टाइमली एग्ज़ाम को ख़त्म करना है। तो वो अगर हो जाए तो जनरली चांसेस रहते हैं कि आप लिस्ट में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। Correct. तो सबसे बड़ा वो चैलेंज था। तो एग्ज़ाम जो हमारे हुए थे लगभग सेटिस्फैक्टरी हुए थे, बट फिर भी बताना मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, जनता बहुत है देने वाली, कंपटीशन, आपको फाइनल 1000 ही बच्चों में आना है, तो वो कभी शॉर्ट ही नहीं रहती है। बट कहीं ना कहीं वो दिल में विश्वास था कि कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी वहाँ पहुँच जाएंगे। सर, तैयारी करने का क्या पैरामीटर्स था आपका? क्योंकि बहुत कम वक्त में आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज, कुछ बच्चे तो काफ़ी दिनों 10 साल 5 साल से लगे रहते हैं, तो ये आप में एक प्लस चीज़ हमें दिख रही है। तो किस तरह से आपने चीज़ें सजाई, आपने किस तरह से सारी चीज़ें अरेंज की, और क्या तरीका था आपके पढ़ाई करने का, तैयारी करने का सिविल सर्विस? तैयारी का सबसे जो मेन मेरा प्रिंसिपल रहा वो था सिंप्लिसिटी। किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कि सपोज़ मैं जैसे जनरल स्टडीज़ का एग्जांपल लूँ या फॉर दैट मैटर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मार्केट में 1000 चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको वो 1000 चीज़ें नहीं देखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक चीज़ चाहिए। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ना कि आपको उस पर रिसर्च करनी है, स्कॉलर बनना है, पीएचडी करनी है, वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए मेरा अप्रोच सिंपल था, और आर्मी भी यही सिखाती है कि हिट द नेल ऑन द हेड। करेक्ट। आपको लेफ्ट राइट नहीं टारगेट करो। जी बिल्कुल, आपको पिन पॉइंट लेजर फोकस रहना है। तो वो जो बेसिक बुक्स हैं उसको एक बार आपने पकड़ लिया, आपको लगता है कि ये सिलेबस कवर कर रही हैं, तो उसके बाद आपको लेफ्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा। पूरा फोकस उन बुक्स पे देना है। एज सच मेरे केस में टाइम का मेरे साथ काफ़ी लिमिटेशन था, तो मेरे पास वैसे ही लग्जरी नहीं थी कि मैं लेफ़्ट राइट चीज़ों में भागता रहूँ। अच्छा। तो क्योंकि अगर मतलब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब मैं तैयारी कर रहा था तो 2019 से 22 के बीच में मेरा लगभग 2 बैग्स मेरे हमेशा पैक रहते थे। क्यों? एक मेरा बुक्स का बैग होता था, और अच्छा। दूसरा मेरा यूनिफॉर्म का बैग होता था। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया, मैं काफ़ी 19 से 22 के बीच में जोधपुर से लेके श्रीनगर, फिर मानसबल, फिर जम्मू, पुणे, फाजिलका, फिरोजपुर, तो ये मैं काफ़ी घूमता रहा हूँ ऑपरेशनल रीजंस के कारण। तो मैंने रेडी रखते थे बैग को और बुक्स को, तो किस वक्त निकलना हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही था कि कब ऑर्डर्स आ जाएंगे मूव करने के। तो लगभग, अगर मैं एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, लेकिन इन 2-2.5 सालों के अंतराल में लगभग 50 से ज़्यादा बार मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा। सर, सिलेबस तो सभी देखते हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन लेज़र टारगेट करना, इसका क्या मतलब, अगर हम 2-3 शब्दों में बात करें, क्योंकि स्टूडेंट एस्पिरेंट नए भी हैं जो देख रहे हैं, उससे आपसे सीखेंगे भी, क्योंकि आज का कंपटीशन ऐसा है ना कि आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ पढ़ो। जैसा सर ने बताया, स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो सर, लेज़र टारगेट कैसे करेंगे? और सिलेबस के हिसाब से ही हम, सिलेबस के हिसाब से 2 चीज़ें हैं, चाहे आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमें हाउ वी कैन लेज़र टारगेट, हम कैसे उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो यूपीएससी में आ सकता है, अननेसेसरी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तो ये लेज़र टारगेट कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा फिल्मी जवाब देना चाहूँगा मैं। जैसे शायद रणबीर कपूर की एक मूवी है, तो उसमें एक, मैं ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं, बट वो एक सीन है जो मुझे याद है। उसमें आई थिंक डायलॉग कुछ इस तरह है कि ज़िंदगी में हम जितना भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। अच्छा। तो सिलेबस से भी वही चीज़ एप्लीकेबल, आप जितना भी कोशिश कर लेंगे, कुछ ना कुछ क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई लिमिट नहीं है, उसके पास पूरा यूनिवर्स है पूछने के लिए, तो पूरा यूनिवर्स तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। और एक और मैं फिल्मी डायलॉग जो मैं हर बार कई जगह बोला मैंने, कि मुझे उन 1000 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है। अच्छा। वो एक मूव जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है, वो तुमको जिताएगी। अरे वाह। तो वो हम उस एक मूव, वो हमारे लिए वो एक मूव क्या है, वो जो हमारी बेसिक बुक्स है, हमें उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो उसके बावजूद भी ये लाजमी है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सवाल ऐसा आएगा जो आपने कहीं नहीं पढ़ा है, जो आपको आइडिया नहीं है, लेकिन वो सबके साथ ऐसे ही होगा। अच्छा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में मोर देन की सिलेबस को वो करना, अपने आप को ऐसे ढालना है, आपको अपना मानसिक संतुलन ऐसा बनाना है कि आपको कोई भी चैलेंज या एग्जाम कंडीशन में आप बैठे हो, आपको सवाल देख के आपके तोते नहीं उड़ने चाहिए। तो वैसा अगर आप बना लेंगे तो कुछ ना कुछ आप, ये खुद से डेवलप करना पड़ेगा अंदर में। जी बिल्कुल, खुद से एस्पिरेंट को। जी एब्सोल्युटली। सर, ये खैर आपका तो बैकग्राउंड था, लेकिन ये सिलेक्शन जो होती है स्टडी मटेरियल की, जी, उसको कैसे आपने देखा था?
जी इसके लिए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, तो ज़्यादा लेफ्ट बड़ी कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में। कन्फ्यूजन को रखना ही नहीं है। कन्फ्यूजन जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो तब तक आई थिंक हम तैयारी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, हाँ। तो उसके लिए आप सिंपल जी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करी और बच्चे भी शायद यूज़ कर सकते हैं अगर उनको ठीक लगे, कि आप 2 या 3 टॉपर्स के आप स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लीजिए, आप देख लीजिए, तो उनमें से कॉमन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आप जनरल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो हो सकता है किसी ने हिस्ट्री की दूसरी बुक पढ़ी होगी, बट कंटेंट तो सेम है। तो आप 3-4 टॉपर्स को कंपेयर कर लीजिए। ये आप 1 हफ्ता 10 दिन जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो 10 दिन लगा के आप ये वाली प्रोसेस को आप गो थ्रू करें। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बुक्स तो सब टॉपर पढ़ रहे हैं, तो इनको आप निकाल लीजिए। जहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि हाँ भाई इसने ये पढ़ी है, बुक ए पढ़ी है, इसने बुक बी पढ़ी है, तो उसमें आप थोड़ा कॉल ले लीजिए कि ये पढ़ना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज द बुक्स, दैट बेसिक बुक्स जो आपने पढ़नी है, तो फिर आपको मतलब जैसे वो बोलते हैं लुक बैक एंड यू आर डेड। यू डोंट हैव टू लुक बैक। आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो वो ठीक है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है। मेरे को स्टडी मटेरियल नहीं जिताएगा, मेरे को मैं खुद जिता सकता हूँ। बहुत बढ़िया। स्टडी मटेरियल कुछ नहीं करेगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि स्टडी मटेरियल तो सबके पास है। तो वो भरोसा रखना पड़ेगा कि मेरे पास जो बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। तो बस मुझे उस पर बार बार प्रयास करना है, बार बार उसको घोट के पीना है। दैट इज द की आई थिंक। ओके, ग्रेट। इसको नोट कीजिए। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। सर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में CSET से छूट गए थे जी, राइट, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट भी आपका निकलता है और ये अभी आपने दिया जी। तो आपने क्या बदलाव किया था CSET में? देखिए CSET अगर मैं आपको 2021 के अटैम्प्ट की बात करूं तो CSET की तैयारी तो मैं करके गया था, बट मे बी इतना डेडिकेटेडली या इतना जैसे आप बोलते हो स्ट्रैटेजी से मैंने तैयारी नहीं की। ऐसे कर लिया जनरल? हाँ, जनरल में तैयारी करके गया था और उसके कारण आई थिंक 0.8 मार्क्स से मेरा एक क्वेश्चन शायद मैं नहीं अटैम्प्ट करता, जो गलत नहीं होता, तो मैं शायद उस साल मेंस लिखता। बट स्ट्रैटेजी जो मैंने उसके बाद जो डिवाइस करी, तो मैंने क्या करा कि मैंने पिछले ईयर्स के PYQ मैंने सर्च करे, उसमें मैंने आइडेंटिफाई करा कि वो 15-20 क्या टॉपिक हैं जो UPSC बार बार पूछ रहा है। अच्छा। बस उन 15-20 टॉपिक को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है और उसको एक बार पहले PYQ पे आने से पहले, PYQ का पहला रोल था आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए। जब आपने 20 टॉपिक सपोज कि आपने आइडेंटिफाई कर लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप बनता है कि उस 20 टॉपिक्स पे आप मास्टरी गेन करें। मास्टरी वो नहीं है कि आपको जैसे कैट निकालना, कैट की मास्टरी नहीं है, आपको बेसिक की एग्जाम कंडीशन में आप निकाल पाओ। तो जब आपको उन 20 टॉपिक पे सपोज आप 2 दिन एक टॉपिक प्रैक्टिस करते हो, तो 20-25 टॉपिक है, तो 50 दिन में 2 महीने के अंदर आपका आधा घंटा पर डे लगा के आपका बेसिक आपका कवर हो गया। उसके बाद CSET इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको PYQ उठा लीजिए, प्रैक्टिस ही करना है, मतलब बेसिकली राइट। प्रैक्टिस भी डेडिकेटेड, ऐसे स्ट्रैटेजी बेस्ड, ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ लेना है। और दूसरी चीज जो CSET का ज्यादा दिक्कत वाली बात है, वो एग्जाम हॉल एग्जाम वो 2 घंटे ज्यादा दिक्कत की बात है। क्योंकि वो जो 80 क्वेश्चंस जो वो पूछ रहे हैं, 80 क्वेश्चंस देयर आस्किंग, तो उसमें मेन चीज है कि देयर आर वेरी सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी टफ, सम क्वेश्चंस जो बिल्कुल नॉमिनल मीडियम लेवल पे हैं, और कुछ हैं जो बहुत सिंपल हैं। हम स्ट्रैटेजी में कहाँ फेल हो जाते हैं कि कुछ मुश्किल जो सवाल है उसमें हम ज़्यादा वक्त दे देते हैं। ओके। सपोज मैंने एक सवाल में 10 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 5-7 मिनट लगा दिए। अगर उसको मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर छोड़ के दूसरे सवाल पे मैं पहुंच जाऊं, और हो सकता है वो सवाल 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए, उसको तो पेन भी चलाने की जरूरत ना हो। देखिए बहुत अच्छी बात। और पहली अटेम्प्ट जो 2021 की अटेम्प्ट में यही मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लास्ट में मेरे ऐसे क्वेश्चंस छूट गए जो शायद मुझे पेन भी चलाने की जरूरत ना होती। तो वो थोड़ा सा स्मार्टनेस और थोड़ा सा डिसाइसिवनेस, आपको जो डिसीजन लेने की क्षमता कि मुझे ये क्वेश्चन स्किप करना है, तो वो आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई। सर कैसे हम अपने को कूल और कंपोज्ड कैसे रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि 2-3 बार आपने ये बताया कि आपने जो भी पढ़ा है उस पर नहीं है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पे आपको बहुत ही स्मार्ट बनना है। जी। कैसे करें, हाउ वी कैन बी स्मार्ट, हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ कूल एंड कंपोज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? जी, ये जो आपने सवाल करा, ये सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है अपनी प्रिपरेशन का, या ज़िंदगी में भी, कि ज़िंदगी में बड़े बड़े विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, तो उसमें कैसे हम अपना संयम बनाए रखें। तो आई थिंक उसका मेन जो वो तरीका है, आप फल पे ना फोकस करें। आप गोल आपने अपने दिमाग में रखने हैं, लेकिन आप रिजल्ट्स पे मत फोकस करिए। आपने फोकस रखना है प्रोसेस पे। अच्छा। आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट के 5 मिनट मैं जीत लूँ, नेक्स्ट के 10 मिनट, 1 घंटा जब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इस 1 घंटे में जीतना है। एक घंटे जब हम जीतना शुरू करेंगे तो दिन जीतेंगे। जब हम दिन जीतना शुरू करेंगे तो फिर वो हफ्ते, महीने, साल
तो इस तरीके से धीरे 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 हमें ज़िंदगी जीत जाएंगे और हमें एहसास भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम सीधा फोकस करेंगे कि नहीं मुझे आज ही सिविल सर्वेंट बनना है और वो अभी 1 साल पड़ा है एग्ज़ाम को, तो फिर तो हमें ऐसा दूर दिखेगा वो, तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। हमें अपने आप से लड़ाई, हम कहते तो हैं कि सिविल सेवा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आपका कंपटीशन सबसे पहले आपसे खुद है। अगर आप अपने आप के साथ compete करके अपने आप को जिता पाएंगे, अपने आप की जो प्रीवियस सेल्फ, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि बी बेटर देन योर प्रीवियस सेल्फ। अगर आप अपनी जो पुरानी अवस्था है, 5 मिनट पहले जो आप थे और 5 मिनट बाद आप वो सेम नहीं है, आपने कुछ एडिशन कर लिया है अपनी पर्सनालिटी में, अपनी नॉलेज में, तो वही एक जरिया है। जब आप गोल ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, आप प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाएंगे। तो जब आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो यकीनन आपको, और ये बात काफ़ी मुझे इस बार भी महसूस हुई जब मेंस दिया, जब आपने एग्ज़ाम देने के लिए मेहनत कर चुके हैं तो फिर एग्ज़ाम एक औपचारिकता रह जाता है। क्योंकि आपको, जैसे किसी भी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, अभी नीरज चोपड़ा जी का एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने लगातार गोल्ड पे गोल्ड करे हैं, बट जिस कॉन्फिडेंस से वो अपना जैवलिन फेंकते हैं तो वो रोंगटे खड़े कर देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी ट्रेनिंग करी है, इतना पसीना बहाया है। द मोमेंट ही लीव्स दैट जैवलिन, तो उनको पता है कि गोल्ड आ गया है। तो वो कब होता है? जब हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं। तो अगर वो प्रीलिमिनरी, सपोज हमने जनवरी में अगर तैयारी शुरू करनी है, तो अभी 2023 के लगभग 70 दिन के आसपास बाकी हैं। तो ये 70 दिन अगर हम 7 मिनट निकालें रोज के और एक आंसर टाइम फ्रेम, मतलब टाइम बाउंड मैनर में, एग्जाम कंडीशन में चेयर टेबल लेके लिखें, तो यकीनन वो लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपको 70 दिन के बाद ये रियलाइज हो जाएगा, आपने 70 क्वेश्चन तो लिख दिए हैं। तो जब 70 क्वेश्चन लिख दिए हैं तो फिर हो सकता है कि आप अगले 5 महीने प्रीलिम की तैयारी के दौरान भी आप एक क्वेश्चन 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। बहुत बढ़िया। तो वही चीज, उसका जो आपने सोल्यूशन क्वेश्चन पूछा कि एग्जाम कंडीशन में 3 घंटे कैसे मैनेज करने हैं, तो वो ऑलरेडी जब आप एग्जाम में पहुंचोगे आप मैनेज करके पहुंचोगे। जी सही है सर। अभी जैसे अभी आपकी कितना 749 रैंक आई है, तो अभी आपको सर क्या मिला है? अभी मुझे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अलॉट हुआ है। तो अभी क्या, अभी लवासना में रहना चाहिए था आपको, क्या मतलब? नहीं, एक्चुअली लवासना में जो 98 फाउंडेशन कोर्स हुआ अभी, तो उसमें क्योंकि मेरा 2023 का प्रीलिमिनरी क्लियर हो गया था, तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो एज ऑफ नाउ मैं एग्जेम्पशन पे हूँ। अभी नेक्स्ट मंथ लखनऊ में ट्रेनिंग शुरू होगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का, तो वहाँ पे फिर ज्वाइन करेंगे। सेल्फ बिलीफ कैन ब्रेक द बिगेस्ट ऑफ द माउंटेन्स। तो वो आपको बात याद रखनी है कि विश्वास एक वो ताले की चाबी है जो बड़े से बड़ा द्वार खोल देगी। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है विश्वास। जब एक बार आपने अपनी काबिलियत पे, अपने आप पे विश्वास रख लिया, दूसरी चीज़ ये है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जैसे जनरल स्टडीज़ की तैयारी हम करते हैं, तो जनरल स्टडीज़ के 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है सबकी, बट मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, सिर्फ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं सिर्फ एक ही किताब उठाऊंगा। हिस्ट्री अगर मैंने उठाई है, हिस्ट्री में भी अगर मैंने स्पेक्ट्रम उठाई है, तो मैं उसको टारगेट देता हूँ, सपोज कि नेक्स्ट 4 दिन में या 5 दिन में मुझे स्पेक्ट्रम खत्म करना है। तो उससे क्या है, मेरे दिमाग में कोई फालतू का टेंशन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि मुझे 4 सब्जेक्ट एक साथ खत्म करने हैं। और उससे प्लानिंग में भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर प्लानिंग मिस नहीं होता और प्लानिंग अच्छे से हो पाती है कि मैंने 4 दिन का टारगेट दिया है। करंट अफेयर्स को अगर आप रोज़ लेके चलें, उसके अलावा मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़नी है। 4 दिन का आपने टारगेट दिया है या 5 दिन का दिया है, और उसमें छोटी छोटी चीज़ों में मोटिवेशन लेने की बात है। अगर आपने 5 दिन का टारगेट दिया है, तो आपने थोड़ा सा अपने आप को प्रेस करके कोशिश करनी है कि उसको 4.5 दिन में ख़त्म कर दिया आपने। तो जब आपने अपने ही दिए गए टारगेट को ओवरशूट कर दिया, मतलब आपने उसको बेहतर कर दिया, जो आपने अपने लिए बैरोमीटर बनाया था, बैरोमीटर आपने उससे बेहतर परफॉर्म कर दिया, तो वो आपको डेली बेसिस पे मोटिवेट करेगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। बिल्कुल, आपको लगेगा जो मैं टारगेट, छोटे छोटे टारगेट मैं बना रहा हूँ, उनको मैं अचीव कर पा रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप सक्सेस आती है। तो जब हम छोटे टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तो वो अगर आप में जो सेल्फ बिलीफ जहां से हमने शुरू करा था, उसकी थोड़ी बहुत कमी भी अगर आप में थी, तो ये छोटे छोटे टारगेट करके वो धीरे 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 सीमेंटेड होता जाएगा कि मैं तो हर कार्य टाइम पे और टाइम से पहले कर रहा हूँ।
तो वैसे ही जब हम एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे फिर दूसरा करेंगे, तो कोशिश करनी है कि किसी भी टारगेट को जो आपने बनाया उसको ओवरशूट नहीं करना। ओवरशूट से मेरा मतलब, अगर आपने 4 दिन उसके लिए सेट करे हैं तो 5वें दिन में नहीं घुसना है। जब मिडवे आप उस टारगेट के पहुंचते हो जो आपने गोल अपने सेट करा है, अगर आप 2 दिन हो गए और 2 दिन बाकी हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपने आप को फीडबैक मैकेनिज्म में लेके जाना है कि आप क्या टारगेट सेट करा था और कहां पहुंचे। अगर आपको लगता है कि 50% के आसपास पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा मैं पीछे रह रहा हूं, तो अगला एक दिन, अगले 6 घंटे आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, या कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वो क्यों देना चाहते हैं। अगर आपके दिल में सच्ची देश प्रेम की जो भावना है, जो देश की सेवा करने की जो भावना है, अगर वो तहे दिल से है, तो यकीन मानिए आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि दीज आर गोल्स विच आर टू ग्लोरियस टू फेल। तो ये इतने महान गोल हैं, अगर आप वाकई में देश की सेवा करना चाहते हैं तो सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि मैं देश सेवा में लगा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी जो देश के प्रति 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो अगर वो सच्चे दिल से देश सेवा करने की भावना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप नाकाम हो पाएंगे। मतलब अपने आप को दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए ईमानदार, ऑनेस्ट बनना पड़ेगा आपको। जी। और कहते हैं ना, भगवान खुदा हर मज़हब में कहा जाता है कि जिस इंसान का दिल साफ होता है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत दिनों बाद कोई ऐसे मतलब टॉपर हमें मिले हैं जिनसे मैं खुद मोटिवेट हो चुका हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखी आपसे। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू एंड ब्लेस यू कि जो भी फिज़िकली प्रॉब्लम आपको है, भगवान वाहेगुरु उसको जल्दी जल्दी रिकवर करे। एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यूपीएससी के इसके अलावा कुछ जो भी है उसको वो ज़रूर आपको मिलेगा। ये मेरे दिल से दुआ आपके लिए है, अब सच्चे दिल से दुआ है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।